नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आगामी लेखपाल की परीक्षा को देखते हुए कुछ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और ये जितने भी सवाल हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे सवाल 2015 में जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसके हैं। तो आपको एक अंदाज लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल की परीक्षा में ग्रामीण विकास से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। जैसा कि पहला सवाल है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो इसका जवाब है 33%। कम से कम एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित होने चाहिए। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 243 डी में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 243 डी में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इसके तहत किसी भी ग्राम पंचायत में कम से कम 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि महिलाओं के लिए जो पदों का आरक्षण है वो केवल और केवल ग्राम पंचायत में ही है या 12वीं अनुसूची के अंतर्गत है। आप जानते हैं कि लोकसभा में या जो है राज्यसभा में महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। और जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, उसके तहत ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों के प्रशासन से संबंधित है, जिसमें कुल 29 विषयों का उल्लेख है और अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक 11वीं अनुसूची में शामिल है। और इन 29 विषयों में से 16 विषय उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित किए गए हैं पंचायतों के प्रशासन के संदर्भ में। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा 33%। दूसरा जो सवाल है, लिखा है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पंचायत समिति। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। एक्चुअल में जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसके तीन लेवल हैं। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती हैं, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत होती हैं, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत होती हैं और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के प्रशासन से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं उनमें 3 प्रकार की पंचायतों की बात कही गई है। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 825 ब्लॉक हैं और 75 जिला है, ये आप जानते हैं।
तो ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक पंचायत होती है, इन्हीं को ही पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक पंचायत होती है, इन्हीं को ही पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे ग्राम प्रधान कहते हैं। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत का जो मुखिया होता है उसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। और जिला स्तर पर जिला पंचायत का जो मुखिया होता है उसे जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। और ग्राम पंचायत के मुखिया अर्थात ग्राम प्रधान का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष विधि से द्वारा होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत के जो मुखिया का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, अर्थात जो ब्लॉक के मेंबर होते हैं वो मेंबर अपने में से ही किसी एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। और उसी प्रकार से जिला पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है उसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल है कि एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य हो सकते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? और इसका सही जवाब है 9 से 15। इस साल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं उसमें से कुछ चीज़ों में परिवर्तन किया गया है। जैसे पहले इसका सही जवाब 7 से 17 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इनका जवाब 9 से 15 है। और उत्तर प्रदेश में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी ग्राम की आबादी 1000 है तो उसमें से जो सदस्य चुने जाएंगे उनकी संख्या 9 होगी। अगर किसी ग्राम की आबादी 1000 से ज़्यादा है परंतु 2000 से कम है तो सदस्यों की संख्या 11 होगी। अगर किसी ग्राम की आबादी 2000 से ज़्यादा है और 3000 से कम है तो ऐसे ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 13 होगी। और किसी ग्राम पंचायत में यदि आबादी 3000 से ज़्यादा है तो उसमें जो सदस्यों की संख्या होगी वो 15 होगी। तो इस प्रकार से ये आंकड़ा आपको याद रखना है। और इस आंकड़े के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत में जो चुने हुए सदस्य हैं उनकी संख्या 9 से 15 हो सकती है। जैसे आबादी 1000 है तो 9, आबादी 1000 से ज़्यादा परंतु 2000 से कम है तो 11, आबादी 2000 से ज़्यादा परंतु 3000 से कम है तो 13, और आबादी अगर 3000 से ज़्यादा है तो फिर उस ग्राम पंचायत में जो सदस्य चुने जाएंगे उनकी संख्या 15 होगी। ये तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका सही जवाब है 21 वर्ष। इसका सही जवाब है 21 वर्ष। और आप जानते हैं कि वोट देने की जो उम्र है यानी वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वो 18 वर्ष है, लेकिन पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला जो सवाल है, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या लगभग 25,31,000। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या लगभग 25,31,000 है। 25,31,000 है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठता है और इसलिए इसका जवाब हो जाएगा चौथा। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या लगभग 25,31,000 है। ऐसा मोटे मोटे तौर पर आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत 50,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, और 2019 में इस योजना का नाम बदलकर अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रख दिया गया है। बेटा ये भी आपको याद रखना है।
उत्तर प्रदेश में इस योजना के नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और इस योजना का नाम बदलकर रख दिया गया है अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। और इस योजना में कुछ प्रावधानों को भी चेंज किया गया है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। आगे उससे संबंधित एक सवाल पड़ा हुआ है। और 2004 में यह योजना शुरू हुई थी और बाद में 2015, 16, 17 इत्यादि के इन समय वर्षों में इस योजना को बजट के अंतर्गत कोई धनराशि ही आवंटित नहीं की गई। बाद में नवंबर 2019 में योगी सरकार ने इस योजना का नाम बदला अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना और इस योजना से संबंधित कुछ प्रावधानों को भी चेंज किया। तो बहरहाल ये जो सवाल पूछा गया है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, उसमें परियोजना की इकाई लागत कम से कम नहीं होनी चाहिए, 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है और यह केंद्रीकृत जो डेटाबेस है ये तैयार किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी राष्ट्रीय सूचना केंद्र के द्वारा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ में लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो इसका 60:40 भी सही है और इसका 90:10 भी सही है। 90:10 पूर्वोत्तर क्षेत्रों और हिमालयी राज्यों के संदर्भ में है। तो अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र और जो हिमालयी राज्य हैं उनमें केंद्र और राज्य के बीच में जो सहभाजन अनुपात है वो 90:10 है। और इनके अलावा जो अन्य राज्य है उनमें सहभाजन अनुपात 60:40 है। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए 100% धनराशि का प्रबंध केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। जैसे अपना उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में ये 60:40 का जो आंकड़ा है वो सही होगा और इसीलिए इस प्रश्न का सबसे जो बेस्ट आंसर है वो होगा 60:40। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में आगरा से की गई थी और प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.2 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं घर बनाने के लिए, अगर वो मैदानी क्षेत्र है। लेकिन अगर वो पर्वतीय क्षेत्र है तो 1.3 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं। और जो मकान है, मकान का एरिया 25 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये नया, पहले ये 20 मीटर स्क्वायर था, अब इसको चेंज करके 25 मीटर स्क्वायर कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2015 में शुरू हुई थी, यह आगरा से शुरू हुई थी, अपने उत्तर प्रदेश से आगरा से इसको शुरू किया गया था। इसमें राज्यों के साथ में लागत अनुपात 60:40 का है, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10 है, केंद्र शासित प्रदेशों में 100% है और मैदानी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 1.2 लाख रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 1.3 लाख रुपए और मकान का जो एरिया होना चाहिए वो 25 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये इसका सही जवाब है। NREGP इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना है
जिसे 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में छूट, डिस्काउंट, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है अर्धवार्षिक स्तर पर, यानी हर 6 महीने के स्तर पर। और जो मिड डे मील कार्यक्रम है, मिड डे मील प्रोग्राम 1995 में शुरू किया गया था। ये सार्वभौमिक शिक्षाकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था और अब मिड डे मील का नाम बदल करके पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है बच्चों, पीएम पोषण। और इस पीएम पोषण का मतलब है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो जो मिड डे मील 1995 में शुरू किया गया था और यूपी में भी मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई, अब इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, MGNREGA यानी मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है 75:25। मनरेगा का जहां तक सवाल है तो मनरेगा को नरेगा के नाम से पहले जाना जाता था और नरेगा अधिनियम 2005 में पारित किया गया। और इस नरेगा अधिनियम के तहत ये जो नरेगा योजना है वो सबसे पहली बार 2000 में प्रारंभ हुई और इस योजना को लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इस योजना को लॉन्च किया गया और बाद में 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम चेंज करके कर दिया गया मनरेगा। इस योजना का नाम चेंज कर दिया गया मनरेगा। और यह योजना एक रिवॉल्यूशनरी स्कीम है और ये स्कीम ना हो करके एक प्रकार का अधिनियम है जो अकुशल श्रमिकों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। नेक्स्ट सवाल है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी क्या है? तो सरकार ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है और यहाँ पर आप जहाँ 10,000 रुपये लिखा हुआ है उसके स्थान पर आप कर लेंगे बेटा 50,000 रुपये। तो जो भी परियोजना की इकाई लागत है उसका 25% या 50,000 और इन दोनों में से जो भी न्यूनतम हो जनरल के लिए, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए, तो परियोजना की इकाई लागत का 25% अथवा 50,000, इन दोनों में जो भी कम हो वो जो है बेटा सब्सिडी के रूप में सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? इसका सही जवाब है 70 लीटर। लेकिन अब वर्तमान में आप जानते हैं बेटा जल जीवन मिशन चल रहा है, जल जीवन मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपको याद ये रखना है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
55 लीटर जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। तो अगर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत ये सवाल पूछा जाता है तो इसका सही जवाब होगा 70 लीटर। लेकिन अगर जल जीवन मिशन के तहत इस सवाल को पूछा जाता है तो इसका सही जवाब होगा 55 लीटर। स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को कब प्राप्त कर लिया गया? स्वच्छ भारत के मिशन के लक्ष्य को 2019 में प्राप्त किया गया। आप जानते हैं 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था और 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत के मिशन को लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा 2019। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006 में मनरेगा को प्रारंभ किया गया। SGSY यानी SGSY का पूर्ण रूप क्या है? SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और इस योजना को 1999 में प्रारंभ किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1999 में प्रारंभ किया गया था और 1999 में इस योजना को पूर्व में संचालित कुछ योजनाओं को मर्ज करके यह योजना शुरू की गई थी, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्वेक्रा, गंगा कल्याण योजना। ये तमाम सारी योजनाओं को मिलाकर के एक नई योजना 1999 में प्रारंभ की गई जिसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? इसका सही जवाब है कोसवानी। पहला ऑप्शन इसका सही है, कोसवानी वेबसाइट। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी आवास योजना प्रारंभ की गई है? समाजवादी आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, समाजवादी पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। नेक्स्ट सवाल है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? दैनिक। इसका सही जवाब है तीसरा। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं के। सामाजिक वानिकी प्रोग्राम भारत में 1976 में शुरू किया गया और के.एम. मुंशी को सामाजिक वानिकी का जनक कहा जाता है। भारत में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 1976 में सामाजिक वानिकी प्रोग्राम शुरू किया गया और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में वृक्षारोपण सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ करना है। निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में इसको शामिल किया गया। फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर यानी बंजर भूमि पर वृक्षारोपण। लेकिन सामाजिक वानिकी प्रोग्राम के तहत नगरीय औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण की बात नहीं कही गई है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। दूसरा सवाल है, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना और तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी यानी भू अधिकारों का जो प्रलेख होता है उसी को जमाबंदी के नाम से जाना जाता है। जो भी रिकॉर्ड होते हैं भूमि से संबंधित यानी भू अधिकारों के प्रलेखों को जमाबंदी के नाम से जाना जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में पारित किया गया था, पहला ऑप्शन।
और आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक या मीटिंग होनी चाहिए? एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए। इनमें से एक मीटिंग को कहते हैं रबी और दूसरी मीटिंग को कहते हैं खरीफ। तो रबी फसल की कटाई के बाद में एक तुरंत मीटिंग होनी चाहिए और दूसरा खरीफ फसल की कटाई के बाद मीटिंग होनी चाहिए। तो ग्राम सभा की कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए। अगर इसी सवाल को ऐसे पूछता कि ग्राम पंचायत की मीटिंग, तो ये प्रावधान है कि ग्राम पंचायत की मीटिंग महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। अब अंतर है इनमें, ग्राम पंचायत की मीटिंग पूछा जाए तो महीने में कम से कम एक बार, और 2 मीटिंग के बीच में 2 महीनों से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए ग्राम पंचायत की। लेकिन ग्राम सभा की मीटिंग पूछी जाए तो रबी और खरीफ। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या होता है? तो जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में 18 वर्ष से ऊपर के उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, और ग्राम पंचायत में उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है ग्राम पंचायत में और ग्राम सभा में। जैसे कभी आपसे पूछा जाए ग्राम सभा क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी भी ग्राम पंचायत में व्यक्तियों का वह समूह जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वही ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। तो ग्राम सभा की मीटिंग साल में कम से कम 2 बार और ग्राम पंचायत की मीटिंग महीने में कम से कम 1 बार होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो है करीब 25 सवाल थे ग्रामीण विकास के, और आप जानते हैं कि लेखपाल में 25 ही क्वेश्चन आते हैं। और अगले सेशन में हम फिर से ग्रामीण विकास के 25 सवालों के साथ हाजिर होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।